फ्रेंड्स, मैं कैमराज फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ फिजिक्स। हम लोगों ने इससे पहले वीडियो में देखा था प्रकाशिकी के बारे में, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन हम लोग पढ़ रहे थे। तो उसी वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। एक बार आपको बताना चाहूँगा हमने क्या पढ़ा है। पीछे हम लोगों ने पढ़ा था प्रकाशिकी या ऑप्टिक्स के बारे में, होता क्या है, इसके प्रकार क्या होते हैं। फिर हम लोगों ने देखा क्या, परावर्तन, इसके नियम, इसके प्रकार, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा था आपका प्रतिबिंब। प्रतिबिंब दो प्रकार होता है, आभासी और वास्तविक, ये हम लोगों ने देख चुका है। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मिरर या दर्पण के बारे में। दर्पण क्या होता है, दर्पण के प्रकार क्या होते हैं, दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, उसके क्या नियम है, क्या सिद्धांत है, आज हम लोग इस वीडियो में पूरे बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। दर्पण या मिरर क्या होता है, आप लोग जानते सब हैं, हर कोई रोज यूज करता है ना, फेस देखने के लिए, गाड़ी में, आईने में। लेकिन मिरर होता कैसे, हम कैसे परिभाषित करें, तो इसका परिभाषा कुछ इस प्रकार से होगा, ऐसा युक्ति जिसपे आपतित होने वाली सारी प्रकाश को पूर्ण परावर्तित करने वाले, सारे प्रकाश को पूरा पूरा परावर्तित करने वाले युक्ति को ही हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आपका एक दर्पण है, इस पे किसी वस्तु से, लाइट से या कहीं से भी जितने भी प्रकाश किरणें आ रही है, ये पूरा का पूरा 100% आपका परावर्तित, 100% पूरा, एक भी बिना कहीं डेविएट हुए हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, दर्पण। जैसे आपका दीवार है, दीवार से भी मैंने आपको बताया था परावर्तित होता है, लेकिन 100% नहीं होता, ठीक। पहला चीज। दूसरा, दर्पण में आप किसी भी चीज का इमेज या प्रतिबिंब देख सकते हैं। आप जैसे देखते हैं, सो के उठते हैं, आप अपना फेस देखते हैं, बाल बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, आपका इमेज उसमें बन जाता है। तो ऐसा युक्ति जिसमें आपतित होने वाले, आने वाले सारे इंसिडेंट से पूरा पूरा अगर रिफ्लेक्ट हो जाए तो क्या कहलाता है, आपको दर्पण कहलाता है, ठीक है। दर्पण 3 प्रकार के होते हैं मुख्य। पहला होता है आपका समतल दर्पण, एक होता है आपका परवलयकार दर्पण, और एक होता है आपका गोलीय दर्पण। प्लेन मिरर, पैराबोलिक मिरर, और एक होता है आपका स्फेरिकल मिरर, ठीक। हम लोग कैसे जानेंगे, ये देख रहे हैं, ये आपका क्या है, आपका समतल मिरर है। मिरर बेसिकली 2 सतहों से मिलकर बना होता है, एक आपका परावर्तक सतह और एक आपका, मतलब बोल सकते हैं जो आपको परावर्तित कर रहा है, और दूसरा आपका अपोजिट साइड। मान लीजिए कोई कांच है, ग्लास है, आप उसके पीछे चांदी का क्या करेंगे, लेप लगाएंगे, तो ये सतह जो आप में लेप लगा हुआ है या अपारदर्शी है, अपारदर्शी, और एक जो आपको परावर्तित कर रहा है, ये 2 सतहों से मिलकर दर्पण बना होता है। और जो सतह परावर्तित करती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तक सतह, ठीक, जो रिफ्लेक्ट करने का काम करती है। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है, प्लेन होता है, उसे हम समतल दर्पण कहेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए, जिसका परावर्तक सतह परवलय का आकार का होता है, पैराबोलिक शेप में होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, परवलयाकार दर्पण कहेंगे। आइए हम उसको देखने वाले हैं। और जो पूरी तरह गोल होगा, मतलब एक बॉल के जैसा होगा, ऐसा दर्पण जिसका सतह कैसा होगा, गोलीय होगा, वो क्या कहलाएगा, आपका गोलीय दर्पण कहलाएगा। इसके हम लोग डायग्राम और आगे देखने वाले हैं। देखते हैं, जैसे हमने बात किया कि पहला समतल दर्पण, इस बात कैसा होगा, आपका समतल होगा, और ये शो करता है कि ये पॉलिश सरफेस है, ठीक है। मतलब आप इधर खड़े होंगे, आपको इमेज नहीं दिखेगा, आपका ऑब्जेक्ट यहाँ होना चाहिए, तभी आपको उसका इमेज दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ कोई भी आपका मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, उसका यहाँ पे आपको इमेज बनेगा, ऐसा होगा आपका समतल दर्पण। आगे देखते हैं क्या, परवलयाकार दर्पण, एक इस शेप का होगा, लगभग कुछ इस यू शेप का होता है, ठीक है। ये आपका पॉलिश सरफेस रहता है,
आपका ये चमकीला सरफेस रहता है। यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो उसका आप यहाँ उसका इमेज देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका इसका हो गया और ये हो गया आपका पॉलिश सरफेस सतह। ठीक है, अब आता है तीसरा टाइप गोलीय दर्पण। मान लीजिए कोई एक गोला है, कोई एक बॉल है, फुटबॉल जैसा गोला है। अगर इस कांच को मैं काटूं, इसको मैं यहां से काट सकता हूं, तो आपको ये जो मिलेगा, अब इसके किसी एक साइड को आप पॉलिश कर दीजिए, या तो बाहर को या अंदर को, तो जो आपको दर्पण मिलेगा क्या होगा? आपका गोलीय दर्पण। ठीक है, सपोज इसके मैं अंदर साइड को मैं कर दिया पहले बात, और मैं बाहर से इसका मैं इमेज देख रहा हूं, ये अलग दर्पण हो गया। और अगर मैं बाहर को पॉलिश किया और अंदर से मैं उसका इमेज देखना चाहता हूं, तो ये अलग, लेकिन कहलाएंगे ये दोनों ही क्या आपके गोलीय दर्पण। ठीक है, तो अगर आपका उभरा हुआ सतह परावर्तक सतह हो तो कहलाता है वो उत्तल दर्पण, और आपका धंसा हुआ जो अंदर की ओर पार्ट है, ये अगर आपका चमकीला सतह हो तब वो कहलाता है क्या? अवतल दर्पण। ये दोनों ही गोलीय दर्पण के प्रकार हैं, और बेसिकली आपके सिलेबस में, आपके कोर्स में हम इन्हीं दोनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इन दोनों के बारे में हमको जानना है कि होता क्या है, इसके आपको अंदर डेप्थ में नहीं पढ़ना है। उत्तल दर्पण अवतल दर्पण में याद रखिएगा, जो आपका चमकीला सतह मतलब जिसका इमेज बनने वाला है, अगर वो उभरा हुआ है, बाहर की ओर उभरा हुआ है तो उत्तल होगा, और अगर वो धंसा हो अंदर की ओर है तो आपका अवतल हो जाएगा। ठीक, ठीक है, हमने देखा गोलीय दर्पण के दो प्रकार होते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? गोलीय दर्पण के प्रकार। दो प्रकार होते हैं, एक होता है आपका अवतल, इसे हम लोग बोलते हैं क्या? कॉनकेव, कॉनकेव मिरर। और दूसरा होता है क्या आपका? उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, देखते हैं ये कैसे होता है आपका शेप। इसमें आपका परावर्तक सतह अंदर की ओर होता है, ये होता है कि आपका परावर्तक सतह, परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है अंदर की ओर। ठीक है, जबकि उत्तल में क्या होता है? यह परावर्तक सतह है उभरा हुआ, परावर्तक सतह उभरा हुआ पार्ट होता है। ठीक है, इसमें उल्टा हो जाएगा, उभरा हुआ पार्ट कौन सा होगा? यहाँ पे आपका पॉलिश सरफेस, जो आपका पॉलिश सरफेस है वो उभरा हुआ होगा, और इसमें आपका परावर्तक सतह उभरा हुआ होगा। ठीक, आप किसी एक चीज को याद रखिए, दूसरा आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। इन दोनों में कॉमन चीज क्या है? दोनों के दोनों ही एक गोला का पार्ट है। मान लीजिए एक टेनिस बॉल या फुटबॉल, आपका एक कांच है, उसको आप कहीं से काटेंगे, उसको काटने पे अगर आप बाहर वाले पार्ट को पॉलिश करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा? अवतल दर्पण। और उसके अंदर वाले पार्ट को आप पॉलिश करते हैं उस बॉल के, तो क्या बन जाएगा आपको? उत्तल दर्पण। ठीक है, दोनों में ही कुछ कुछ चीजें कॉमन होती है। इन दोनों दर्पण में हम उन चीजों को जानेंगे, उसके बाद जानेंगे इसका कैसे इमेज बनता है। तो जो चीज दोनों में कॉमन है हम उसको पहले डिस्कस करेंगे, इसमें क्या क्या पार्ट और क्या क्या इसका नोमेनक्लेचर होता है इस दर्पण के बारे में। ठीक, ठीक है, अब देखते हैं कि हम लोग गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। परिभाषाएं, पहला होता है कि आपका द्वारक, अपेर्चर। ठीक, क्या होता है ये? चाहे अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, उसके दोनों अंतिम सिरों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं हम लोग? द्वारक कहते हैं। मान लीजिए ये मेरा दर्पण है, ये किसी गोला का पार्ट है, तो इसका एक इंड पॉइंट और इस इंड पॉइंट, इसको मैं बोल देता हूँ ए, इसको बोल देता हूँ बी, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को ही हम लोग क्या बोलते हैं? द्वारक। चाहे अवतल हो या उत्तल हो। मान लीजिए आपका दर्पण ऐसा है, तो इसमें क्या होगा? आपका इन पॉइंट ये है दर्पण का, इसका इन पॉइंट ये है,
इसको मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगा आपका? अपर्चर या फिर द्वारक कहलाएगा। ठीक, दूसरा होता है आपका ध्रुव या फिर बोलते हैं उसमें पोल। ध्रुव या पोल क्या होता है इसमें समझ लीजिए, इस दर्पण का ठीक मध्य बिंदु, जैसे कि ए से लेकर बी तक जो कर्व है, ठीक मध्य बिंदु मान लीजिए यहाँ पे आपका, इसका यहाँ पे जो पी पॉइंट पी होगा, ये क्या कहलाएगा आपका? ध्रुव या पोल कहलाएगा। ये सबसे ज्यादा उभरा हुआ या सबसे ज्यादा धंसा हुआ पार्ट होता है। देखिए ये अंदर की ओर धंस रहा है, फिर उसके बाद कम होने लगा। तो सबसे ज्यादा जो धंसा हुआ पार्ट होता है या सबसे ज्यादा जो उभरा हुआ पार्ट होता है, वही पॉइंट बिंदु क्या कहलाता है आपका? ध्रुव या पोल कहलाता है। तीसरा है आपका वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ध्यान समझिएगा, कोई भी दर्पण हो, अवतल हो या उत्तल हो, क्या होता है? एक किसी एक गोले का पार्ट है। मान लीजिए कि जिस भी गोले का पार्ट रहा होगा, पहले एक गोला था, उसको हमने कहा क्या बनाया? दर्पण। तो इस गोला का जो भी केंद्र बिंदु या जो भी सेंटर पॉइंट रहा होगा, ठीक है, जो भी उसका सेंटर रहा होगा, उसी केंद्र या सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र या सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। तो कैसे लिखेंगे? कोई भी दर्पण जिस गोले से मिलके बना होता है, उस गोले का या जिस गोले का पार्ट होता है दर्पण, उस गोले के केंद्र बिंदु या सेंटर को ही हम वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, अगला आते हैं हमारा चौथा पॉइंट, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, डायग्राम इसमें समझा रहा हूं, आप चीजों को समझते चलिए। देखिए अब मुझे क्या मिल गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर मिल गया, और मैंने आपको ध्रुव पोल, इन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर का पोल से जो भी डिस्टेंस होगा, वही आपको क्या कहलाएगा? वक्रता त्रिज्या। या दूसरा बोल सकते हैं कि ये दर्पण जिस गोले से बना हुआ है, उस गोले का रेडियस ही इस दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहलाता है। ठीक है, तो हो सकता है सी से लेकर पी तक का जो डिस्टेंस है, वो आपको क्या कहलाएगा? वक्रता त्रिज्या। मतलब आर वक्रता त्रिज्या हम आर से शो कर रहा हूं, आर इक्वल टू सी पी, उसका सेंटर से लेकर के पोल तक के बीच का डिस्टेंस। ठीक, अगला है आपका क्या? मुख्य अक्ष, मेजर एक्सिस। तो आपका मुख्य अक्ष क्या होता है? एक लाइन में बोलना चाहूंगा, पोल और सेंटर से गुजरने वाली अक्ष रेखा को हम क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। ये आपका हो गया पोल, ये आपका हो गया सेंटर। इन दोनों पॉइंट से होकर जाने वाली जो भी आपका अक्ष या एक्सिस होगा, वो क्या कहलाएगा? आपका मेजर एक्सिस इस दर्पण का कहलाएगा। ठीक है, ये पांचों डेफिनेशन आप इसी डायग्राम से आप समझ सकते हैं, बहुत ही इजी है, इसको एक एक लाइन में आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे चले हम लोग क्या? मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या होता है, इसको हम लोग डिटेल से समझते हैं। अब देखते हैं हम लोग क्या? मुख्य फोकस। ठीक है, इसको ध्यान समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए आपका एक अवतल दर्पण है, यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा, इसका एक पोल होता है, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, और इन दोनों से गुजरने वाली एक मुख्य अक्ष होता है। ठीक है, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के समांतर पैरेलल आने वाली किरणें परावर्तन के बाद जिस भी बिंदु से होके जाती है, वही आपका मुख्य फोकस कहलाता है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ एक लाइन आई जो समांतर है, परावर्तन के बाद एक पॉइंट से गई, दूसरा एक लाइन आ रहा है, ये आपका पहला लाइन है, इसको मैं नाम दे दिया ए बी, परावर्तन के बाद कहाँ चला गया? सी। आपका दूसरा लाइन है जो खुद पैरेलल है, ये भी
इसके पैरेलल भी है, तो भी उसी बिंदु से होकर ही परावर्तन के बाद जाएगी। मान लो इसको मैं नाम दे दिया डी ई एफ, ठीक है। जितने भी रेखाएं हो जाए, लाइन हो जाए, अगर मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी तो एक फिक्स बिंदु से हो गुजरते हुए ही जाएंगी, और इसी फिक्स बिंदु को हम लोग फोकस बोलते हैं, मुख्य फोकस बोलते हैं। ये तो हो गया आपका अवतल का केस। अगर दर्पण उत्तल होगा तो क्या होगा, जैसे कि आपका यहाँ पे उत्तल दर्पण है, इसमें भी आपका एक ये पोल होता है, ठीक है। इसका आपका बता दूं, सेंटर आपका डिवीजन इस साइड होता है। जब इसके समांतर आएगी किरणें, टकराने के बाद ये इधर तो नहीं जाएगी, वापस इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जाने वाली किरणें हैं और जाने वाली किरणें हैं, तो ये तो एक्सिस पे कहीं पे कट ही नहीं करेगी। तो उस समय क्या करेंगे, इस लाइन को हम रिवर्स डायरेक्शन में आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। इसको आगे बढ़ाएंगे तो जिस भी पॉइंट पे वो आपका प्रतिच्छेद करेगी इस एक्सिस को, वो आपका कहलाएगा क्या, मुख्य फोकस, ठीक है। मान लो आपका दूसरा लाइन है, पैरेलल, इसके पैरेलल आ रही है और इसमें परावर्तित हो जाएगी। इस लाइन को मैं आगे एक्सटेंड करूंगा तो इसी पॉइंट पे ही आते हुए प्रतीत होगी, ठीक है। इसमें गुजरते हुए जाएगी और इसमें आपको उस मुख्य फोकस से गुजरता हुआ प्रतीत होगी, ठीक है। ये दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन जो मुख्य फोकस है उसका कॉन्सेप्ट सेम है। मेन बात क्या है, जो आने वाली किरणें हैं वो मुख्य अक्ष मेजर एक्सिस के समांतर आना जरूरी है, और उसके बाद जिस भी बिंदु से जाएंगी, कितने भी रेखाएं जाए यहाँ से, वो सब इसी पॉइंट से ही, फोकस पॉइंट से ही जाएगी या जाते हुए दिखाई देगी। उसे क्या करते हैं हम लोग, मुख्य फोकस करते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा क्या, फोकस दूरी। फोकस दूरी, फोकल डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस। तो ये होता है आपका फोकस बिंदु और पोल, फोकस बिंदु और पोल के बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं हम लोग, फोकस दूरी कहते हैं। इस फोकस बिंदु और पोल के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। उसे हम लोग स्मॉल लेटर एफ से शो करते हैं। एफ हमारा किसको शो करता है, फोकस दूरी, फोकस दूरी को शो करता है, ठीक है। बस ये हमारे क्या आखिरी टर्म फोकस तल, बहुत ही आसान सा है, फोकस तल या फोकल प्लेन, फोकल क्या होता है, चाहे दर्पण कोई सा भी हो, फोकस बिंदु पर मुख्य अक्ष के लंबवत डाले गए रेखा को ही क्या, या तल को क्या कहते हैं हम लोग, फोकल तल कहते हैं। मान लीजिए आपका फोकस है और आपका एक्सिस है, इस फोकस बिंदु पर इस एक्सिस के परपेंडिकुलर, मतलब ये जो लाइन होगा, ये लाइन मान लीजिए मैं एक्स वाई, यहाँ आपका फोकल पॉइंट है, एक्सिस है, इस फोकल पॉइंट पे इस एक्सिस के परपेंडिकुलर एक्स वाई, ये क्या कहलाएगा आपका, फोकल तल कहलाएगा। फोकल तल का काम क्या होता है, मान लीजिए कोई भी किरणें यहां से समांतर नहीं आ रही है, समांतर नहीं आ रही है मतलब अब किसी एंगल पे आ रही है, तो ये प्रतिच्छेद परावर्तन के बाद प्रतिच्छेद फोकस पे नहीं करेंगे, लेकिन इस फोकल तल के किसी न किसी एक बिंदु पर ही करेंगी, ठीक है। मतलब समांतर ना होकर किसी एंगल पे आपतित होने वाली किरणें परावर्तन के बाद इस फोकल तल के किसी भी बिंदु पर आपस में दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, ठीक है। तो ये हो गया क्या, आपका गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं जो कि आगे बहुत काम आने वाली है। तो आगे देखते हैं गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, ठीक है। गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, उसका क्या नियम है, हम इस पर डिस्कस करते हैं। गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब रचना, ठीक है। इसके 4 बेसिक पॉइंट हैं, आपको उसको याद रखना होगा। सबसे पहला, जो भी किरणें मुख्य एक्सिस के
समांतर आती है वो हमेशा फोकस पॉइंट से होकर वापस जाती है। मान लीजिए आपका ये फोकस पॉइंट है, ये मुख्य एक्सिस है, अगर ये समांतर आ रही है तो हमेशा फोकस पॉइंट से होकर ही वापस जाएगी या परावर्तित होगी। ये इसका पहला नियम है। ठीक है, ये आपका क्या था, अवतल दर्पण था। मान लीजिए उत्तल दर्पण है, इसका भी क्या होता है, यहाँ पे मुख्य एक्सिस है एक्स वाई, इसके समांतर आ रही है, ठीक है, और किधर से परावर्तित हो गई, मतलब वो क्या होगा, किधर से, फोकस पॉइंट से जाते हुए दिखाई देगी। समांतर आने वाली किरणें क्या होंगी, फोकस पॉइंट से होकर जाएगी या जाते हुए दिखाई देगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है आपका जस्ट ओवर रिवर्स, अगर फोकस पॉइंट से होकर आ रही है तो समांतर जाएगी। ठीक है, समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी, अब फोकस से आ रही है तो समांतर जाएगी। जैसे कि ये आपका यहाँ पे क्या है, दर्पण है, ये आपका फोकस पॉइंट है। अगर इस फोकस पॉइंट के से गुजर के कोई किरण आ रही है तो परावर्तन के बाद क्या होगा, उस इस एक्सिस के समांतर जाएगी। ठीक है, या अगर सेम उसी को देखते हैं हम लोग किसमें, तलकबंद में देखते हैं, यहाँ पर क्या है, फोकस है, अगर वो फोकस पॉइंट के दिशा में आ रही है तो परावर्तन के बाद इसके एक्सिस के समांतर जाएगी। ये हो गया कि आपका दूसरा नियम, देख सकते हैं दूसरा नियम आपका पहला का जस्ट अपोजिट है। ठीक है, अब तीसरा नियम, अगर कोई किरण आपके दर्पण के वक्रता त्रिज्या से होकर आ रही है तो वो उसी बिंदु से होकर वापस भी चली जाएगी। ठीक है, जैसे कि ये आपका दर्पण है, ये आपका पोल हो गया, ये आपका फोकस हो गया, और ये आपका क्या हो गया, सेंटर पॉइंट हो गया। अगर वो इस दर्पण के इस वक्रता केंद्र से होकर आती है तो वापस उसी मार्ग से, उसी पॉइंट से होते हुए वापस भी चले जाएगी या जाते हुए दिखाई देगी। ठीक है, उसको हम लोग क्या उत्तर में भी देख लेते हैं। ये आपका हो गया पोल, ये आपका फोकस बिंदु, और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, यहां से मान लीजिए यहां तक आप ही आप जानते हैं कि वो सेंटर से आते हुए दिख रही है तो परावर्तन के बाद वापस उसी मार्ग से वो चले जाएगी। ठीक है, ये पहला, दूसरा और तीसरा आपका नियम हो गया। बच गया आपका एक चौथा नियम, उसको भी देख लेते हैं। अगला, अगर मेरा आपतित किरण या जो मेरा इंसिडेंट रे है वो उसके पोल पे, मान लीजिए ये मेरा दर्पण है, ये हो गया मेरा एक्सिस, और ये हो गया मेरा पोल, ये आपका फोकस, और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर इस पोल पे डायरेक्ट इंसिडेंट हो तो क्या होगा। ठीक है, हम लोगों ने देखा अगर समांतर आएगा तो फोकस से जाएगा, फोकस से आएगा तो समांतर जाएगा, अगर वो सेंटर से आएगा तो सेंटर से ही जाएगा। लेकिन डायरेक्टली अगर पोल पे इंसिडेंट हुआ उसके ध्रुव पे तो क्या होगा, यहाँ पे लागू होगा आपका कौन सा, परावर्तन का नियम। जितने, मान लीजिए आपको क्या है, उसका अभिलंब है, जितने एंगल बनाते हुए यहाँ आ रहा है उतने ही एंगल बनाते हुए वो वापस जाएगा। इस एक्सिस से जितना एंगल बनाते हुए आ रहा है उतना एंगल बनाते हुए ही जाएगा। मतलब कि जब भी पोल पे आता है, जब भी पोल पे आता है तो वो परावर्तन के नियम को पालन करते हुए वापस चला जाता है। जब भी हम किसी दर्पण में इमेज बनाते हैं तो इन चारों नियमों को ही पालन करते हुए देखेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, अगला हम जब आगे जब देखेंगे अगले वीडियो में, अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, वस्तु अलग अलग स्थिति में रखा हुआ होगा। जैसे कि कभी फोकस पे रखा है, कभी वक्रता पे रखा है, अनंत पे रखा है, अलग अलग स्थिति में रखा है, तो उसका इमेज कहाँ बनेगा और कैसे बनेगा हम लोग इन चारों के, है ना, हेल्प से उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, फिर इसी से हम रिलेटेड आगे इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। अवतल दर्पण के लिए अलग से पढ़ेंगे, उत्तल के लिए अलग से पढ़ेंगे, आभासी कब होगा, वास्तविक कब होगा, छोटा कब होगा, बड़ा कब होगा, ये सारे हम लोग अगले वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप हमारा अगला वीडियो जरूर देखिएगा।